भारत सरकार जो है एक कानून ला रही है कि 1-2 महीने जो है जेल में जाएगा अगर, तो उसको जो है मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। मैं इससे मूल विषय की बात करूं पहले, इससे भी मैं बड़ा मूल मूल विषय ही विषय। कह रहा हूँ, हाँ, ये तो बेकार बेकार की एक्सरसाइज है। मूल नहीं, विषय तो ये है कि इलेक्शन प्रोसेस अगर सही कर दिया जाए, चुने जो आप कहते हो कि इतने सांसदों में से इतने जो है अपराधी छवि के हैं, बाहुबली है, धनबल है, बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, भूमाफिया हैं, तो अगर उनको रोकने के लिए प्रावधान कर दिया जाए, तो जब जब वही जड़ में ही नहीं जा रहे हैं ये लोग, जड़ में चले जाएं, ये तो पत्ते हिला रहे हैं इधर उधर, इससे क्या होगा? नहीं, ये जड़ में जाना नहीं चाहेंगे। हाँ इनका जी इनके जी साथ जी प्रॉब्लम ये है कि जड़ में जाना ही नहीं चाहेंगे। जी। ये बात मेरे उनको, दिमाग में ये इसको बात को ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जी देखिए, इनसे पहली बार तो कहा नहीं गया है। ये बात सुप्रीम जी कोर्ट ने भी कही, इलेक्शन कमीशन ने भी रिक्वेस्ट किया कि जब इस देश जी में जी चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र होना जरूरी है, तो जी कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार, बाहुबली, अपराधी क्यों? राइट? तो कुछ विद्वान लोग मुझसे कहते हैं कि साहब क्या करें, यदि भाजपा जो है ना उनको टिकट नहीं देगी तो फिर दूसरी पार्टियां दे देंगी। तो मैंने कहा भाई, कानून में प्रावधान तो करना कर दीजिए। कानून में जी, प्रावधान कर देंगे तो कोई भी नहीं दे पाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बिल्कुल ये सही। कहना मूर्ख बनाने वाली बात है कि साहब जो जी दूसरा दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, ये सब बकवास है। जी ये इसमें इनकी नीयत साफ नहीं है। ये जी अच्छा भारत आपको देना नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है सिराज साहिल भाई। जी देखो, इसमें नीयत ठीक नहीं है। जी। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक नहीं है? तो क्योंकि 10% सहमत है, तभी तो हम इस बात पे दुखी हैं कि ये जो है किस तरह के सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, सब जो है जहाँ अमंगल ही अमंगल हो रहा है। देखो, यदि हम थोड़ी सी गहराई में जाएं और हम संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो हम संविधान जी की जड़ पे क्यों नहीं जा रहे हैं कि 80% जी हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लिया है, और 20% जी हिस्सा जो बाबा आम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके बहुत सारी जगहों से इकट्ठा किया, ये जी। इन लोगों ने कभी ठीक ढंग से माने ही नहीं है। उसके सही विरुद्ध इन्होंने 55 कानून बना डाले। राइट? सही तो चलो, सही बात। अच्छा, अब चलिए, उस संविधान में आपने लिखा बी पीपल ऑफ इंडिया, तो भैया मुझे वो तो बी पीपल कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। राइट? हाँ चलिए, अब आपने उस संविधान का पालन ना करते हुए 55 कानून बना डाले। अब उसके पहले सही। चले जाएं, आपने अंग्रेजों से, डरे हुए अंग्रेजों से, जिनका कमांडर इन चीफ कह रहा है कि हमारी स्थिति बहुत भयावह है, हमें कभी भी बूचर कर दिया जाएगा, तो आप आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप करो, और उसकी बात मान के आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप होता है। राइट? जी अब वही व्यक्ति फिर एक एग्जिट प्लान बनाता है कि भैया विषम परिस्थितियों में भागना पड़े तो जी हम कैसे भागेंगे, किन को लेके भागेंगे, हमारा तरीका क्या होगा। तो ही लेड आउट ए एग्जिट प्लान कि इन जी अंग्रेज़ों को हम इस तरीके से लेके जाएंगे। और ये प्लान जो है, चूंकि वो खुद ही कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस था, लॉर्ड आचिनले, जी तो उसने अपने जी उस समय के वाइसरॉय मिस्टर बॉवेल, लॉर्ड बॉवेल को सबमिट किया, और लॉर्ड जी। बॉवेल ने उसे अनुमोदित किया। सही। इससे बड़ा कोई प्रमाण मिल सकता है कि अंग्रेज बेहद ही डरे थे? जी दूसरा प्रमाण है कि उन्होंने 1948 में सोचा हुआ था कि 1948 में आपको इस देश को छोड़ के भागेंगे। ठीक है ना? आप जी वो जो है ना, उसके 8-10 महीने पहले भाग लिए। राइट? दैट इज, सही। वो भी डर का ही कारण था, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे थे। राइट? जी अब आपने डरे हुए अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शर्तों पर जी देशवासियों को गुमराह करते हुए, उनके साथ विश्वासघात करते हुए इस देश का सत्ता हस्तांतरण स्वीकार किया, और जी जिन अंग्रेजों ने आपके ऊपर जो है ना गोलियां चलाई, आपका शोषण किया, आपके लाला लाजपत राय से लेके हर किसी को जो है ना कूटा पीटा, सब कुछ किया, अत्याचार किए, आपको बिना उचित वजह के फांसी पे लटका दिया, जी न्याय का ढकोसला करते हुए, जी ऐसे अंग्रेजों को आपने ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके 700 करोड़ रुपए दे दिए 1947 में। आरबीआई के बैलेंस शीट से ये बात अभी फिगर आउट हुई है।
700 करोड़ रुपए उस समय का, जब जब ₹1 में जो है केवल $0.8 होता था, मतलब रुपए जो है डॉलर से बड़ा था। जी तो ये तो षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के तहत सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने हैंड ओवर किया। उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जितनी बदमाशियां की, अभी देखिए बहुत चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं। तो क्या ये और उन्होंने आपको गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हुए हैं। भैया ये आपके 1860 के आसपास जो भी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था ईजाद की गई, आप मुझे बताइए वो सब क्या गुलाम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए नहीं बनाई थी? बिल्कुल सही है, उसी के लिए तो बनाई थी उन्होंने। तो हमें तो ये बदलना चाहिए ना, हमें अपने देशवासियों के अकॉर्डिंग। ये कौन बदलेगा? ये तो अपना हित साध रहे हैं, ये तो दुष्ट। आप ये बताइए, राजनेता किसको टिकट दे रहे हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर, और उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये अपने उम्मीदवार को कैसे फाइनल कर रहे हैं? ये तो सोचो ना जरा। ये अपने उम्मीदवार को फाइनल करते हैं विनेबिलिटी के आधार पर, और इन सभी दुष्टों को विनेबिलिटी दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में दिखती है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया है कैंडिडेट फाइनल करने की बात। क्या आप मुझे बताइए, आप इतने समय से पत्रकार भी हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आप मुझे बताइए कि जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे हथकंडे नहीं अपना रही हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, और जिनका वोट खरीद रही हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक गरीब व्यक्ति को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। ये तो इतने निर्लज्ज और दुष्ट लोग हैं कि ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। इनके एक के मुंह से जो है ना ये बात नहीं निकलती है कि मैं इतने लाख लोगों का जो है ना प्रतिनिधि हूँ, मैं उनके लिए लड़ूंगा। एक के मुंह से नहीं निकलता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कर रहे हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, जो पहले वो काम करें ना कि चुनाव लड़ने के लिए सचरित्र व्यक्ति होना चाहिए, और वो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जो है साहब झूठे अपराध कायम हो जाते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपराध हो जाते हैं। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम एक डिटेल गाइडलाइन बना दें कि किस तरीके के अपराध जो है ना हम कुछ समय के लिए आपका जो है वो डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे, ये भी सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बात जो है ना उस चपरासी के साथ भी तो हो रही है। उसके पड़ोसी जो है ना उसको नौकरी ना लग जाए इसलिए उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा रहे हैं। कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। उस चपरासी के बारे में तो आप नहीं सोचते हैं, जो कोई निर्णय नहीं ले रहा है, वो तो बेचारा पेट के लिए अपनी नौकरी कर रहा है। तो भैया अच्छा, अब इसमें तीसरी बात भी है कि मैथिली शरण गुप्त ने तो आपको वो मॉडल भी दे दिया कि 45 दिन में न्याय मिल जाएगा, और उसमें ये व्यवस्था भी है कि झूठी एफआईआर करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, झूठी एफआईआर की तायद करते हुए कथन लिखने वाला, झूठी विवेचना करने वाला, झूठी बहस करने वाला परजरी के जघन्य अमृत में जेल में सड़ जाएगा। तो ऐसा करने की भी स्कोप नहीं है। आज की जो दुष्टता हो रही है पॉलिटिकल, उस दुष्टता को करने के लिए कोई अवसर नहीं है क्या? बताइए मुझे आप। बिल्कुल सही है। तो ये सही मुद्दा तो ये होना चाहिए ना कि जो अभी ये ड्रामा नाटक कर रहे हैं, यदि ये वो नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी एक्ट ले आइए। एवरीबडी इज अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेट भी अकाउंटेबल है, और प्राइम मिनिस्टर और सभी पॉलिटिशियंस भी अकाउंटेबल। एवरीबडी इज अकाउंटेबल इन द कंट्री, इवन जजेस भी अकाउंटेबल हैं। तो अकाउंटेबिलिटी क्लॉज ले आइए। जो अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं करेगा उस जेल जाएगा। मतलब देयर शुड बी, लोग बाग लॉर्ड हैं, लोग बाग कंस्पिरेसी कर रहे हैं, लोग बाग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं इस देश में? इस देश में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं, और ये क्या कर रही है भाजपा? इन्हीं के मुखर्जी के साहब की जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में हत्या की गई, और जवाहरलाल नेहरू ने उसकी जांच भी नहीं होने दी। आपको मालूम है कैसे उस जांच को अवॉइड किया गया था? कोलकाता में रेल जो है, मेट्रो रेल, और वहाँ की बड़ी उसकी लाइफ लाइन है, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि जब उनकी माँ, मुखर्जी जी की माँ जो है ना मांग कर रही थी कि भाई हमारे बच्चे की हत्या की गई है,
इसकी जांच की जाए। तो वहाँ के मेट्रो रेल के टिकट बढ़ा दिए गए, उससे सब लोगों का ध्यान जो है ना मुखर्जी जी से हट गया और बढ़े हुए किराए पे पहुंच गया। तो पूरा आंदोलन जो है ना किराए के लिए हो गया, फिर किराए कम कर दिया गया। तो यहाँ तो एक के एक बाद एक षड्यंत्र हैं। देश के जो है अपने क्या नाम अपने मुख्यमंत्री जय जवान जय किसान, ठीक है ना, उनकी हत्या कर दी गई बेचारी। उनकी पत्नी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है ना हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मर गई कहते कहते कि भैया ये शरीर नीला पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पोस्टमार्टम करा दो। ये कितना दुष्ट देश है, इसके राजनेता कितने महादुष्ट हैं, जहाँ पे कि जो है ना देश के प्रधानमंत्री जहाँ पर जो है ना विदेशी भूमि पर मारे जाते हैं और वहाँ पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। आपको मालूम है रशियन गवर्नमेंट ने 2 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया था। वहाँ के एम्बेसडर कॉल हैं जो कि श्रीमती गांधी से रिलेटेड थे, उनके खानसामे को और उन सबको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और हमारे देश में जो है ना पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल बात है साहिल बाबू। अब तो एक ही तरीका है, अच्छे भारत का संकल्प लो, अपने लोगों को संकल्प दिलाओ, चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाओ। आपके जो है ना सरपंच से लेके पार्षद से लेके मेयर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके सभी, मुख्यमंत्री भी आपके होंगे, प्रधानमंत्री भी आपका होगा, और वो अच्छे भारत के संकल्प से बना होगा। और मैंने ये बात कई बार आपको समझाई है कि प्रधानमंत्री भी चाहे के गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वही चीज़ों पर विचारण कर पाएगा जो एक रिफाइनमेंट प्रोसेस के तहत गुजरेंगे। वो आपने बार बार मुझसे सुना है मेरे ख्याल से, उस बारे में तो कोई भ्रम आपको है क्या? नहीं। तो मेरा आपसे बहुत सिंपल ये कहना है कि हमारे पत्रकारों को बात क्यों समझ में नहीं आती है। 36,000 से ज़्यादा पत्रकार मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके पास फीड पहुंच रही है। भाई इसे मुद्दा बनाने में क्या दिक्कत है? चर्चा तो वो करो इसके ऊपर। जी नहीं, आई मीन ये क्या इस पत्रकारों की इस देश के साथ दुष्टता नहीं है? बिल्कुल। आप अपने आप को चतुर्थ स्तंभ किस आधार पे कहेंगे? आप तो पेट पालने वाले एक घटिया आदमी हैं जो चीज़ों को जानकारी होते हुए भी जो ना चर्चा करने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। यदि मैथिली शरणगुप्त इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम इस देश को बदल देंगे, इस देश में भारत सरकार के बिना खजाने से 1 पैसा लिए हम जो है ना भारत के हर नागरिक को खुशहाल और समृद्ध बना देंगे, उसे उसके पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ, उसके पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे। हर भारतीय को एक कलवृक्ष अकाउंट, उसका शैडो अकाउंट मिल जाएगा जहाँ से बिना मांगे पैसे मिलेगा। भारत में किसी को कर्ज ही नहीं लेना होगा। भैया चर्चा कर लो ना। मैं ये कह रहा हूँ मैथिली शरणगुप्त के तर्कों में कोई कमी है तो चर्चा करो, लेकिन बस मेरी एक वो है कि चर्चा जो है लाइव होना चाहिए, क्योंकि मुझे इनके विद्वानों में कोई वो नहीं है। नहीं तो विद्वान जो है ना इनके सारे पे आपसे बात करेंगे बंद कमरे में और रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, नहीं साहब कोई दम नहीं है। अरे कैसे दम नहीं है? यही चीज़ें इस देश को बदलेंगी। इसमें तो इतनी दम है कि जो है मिट्टी बदल जाएगी, पानी 9 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। 5 मौलिक अधिकारों के साथ हर भारतीय के पास 365 दिन का उसके पोटेंशियल का रोजगार होगा। उसके पास वो शिक्षा दी जाएगी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जाएगी जो उसको पोटेंशियल को रियलाइज करेगी। भारत में हर किसी को भोजन का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, समृद्धि के साथ साथ खुशहाली का भी मौलिक अधिकार होगा। तो सिराज भाई, चर्चा आपको नहीं लगता है जो मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं वो चर्चा के विषय होना चाहिए? और यदि मैथिली शरणगुप्त कोई गलत बात कह रहे हैं तो फिर मैथिली शरणगुप्त की जो है भर्त्सना की जाना चाहिए। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि जो आपका प्लान है, जो बात आपने प्लान बनाया है, 5 जो मूल जो है आपके जो है अधिकार जो है और कर्तव्य मिलने वाले अधिकार हैं, और 21 जो है महालक्ष्य प्राप्त करने का जो आपने एकदम फुल प्रूफ बनाया है प्लान,
वो प्लान इतना सॉलिड है कि अगर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार इसको लागू कर दें तो मैं तो ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जो है चुनाव कोई नहीं हरा सकता। एक दूसरा, देश में वास्तविक जो है रामराज स्थापित हो जाएगा, क्योंकि कोई आदमी किसी का जो है अन्यथा शोषण नहीं कर पाएगा। सबकी रोजी रोटी रोजगार मजबूत हो जाएगा, महिलाओं को, नौजवानों को, सबको जो है सम्मान मिलेगा। आपने किसी आदमी को तो छोड़ा नहीं है। निष्पक्षता के साथ आपने एक गरीब मजदूर से लेके मंत्री, आईएएस, आईपीएस और बड़े उद्योगपतियों तक को सबको आपने ले लिया है, और आपने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी है कि आप उद्योगपतियों के खिलाफ हैं, या आप किसी आईएएस के खिलाफ हैं, या किसी मंत्री के खिलाफ हैं, या गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं कि ये मर जाएं। आप तो वास्तव में राम राज स्थापित करने की जो रूपरेखा होना चाहिए, जो एक ड्राइंग होना चाहिए, जो एक आधार होना चाहिए, आपने तो आर्किटेक्चर की तरह से, जैसे ताजमहल और लाल किला और पार्लियामेंट बना है, उसमें तो कहीं कहीं पानी टपक भी जाता है। लाल किला, ये नया पार्लियामेंट बना, ये भी बरसात में चू गया था। नए पार्लियामेंट में बरसात में पानी आ गया, लेकिन जो आपने फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बनाया है अपनी मेहनत से और अपनी सरकारी नौकरी के दौरान जो चीजें आपने महसूस की हैं, मुख्यमंत्रियों, नेताओं, मंत्रियों, गुंडे, बदमाशों, चोर उचक्के, धर्म जात वाले लोगों से जो आपका सरोकार स्थापित हुआ, उससे आपको नेचुरल तौर पे जो अनुभव मिला, अगर आप भ्रष्ट होना चाहते तो आप भी भ्रष्ट हो जाते। बहुत से आईपीएस, आईएएस को मैं जानता हूं जो रिटायरमेंट के बाद सीधे कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी से राज्यसभा पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं गवर्नर भी हो गए हैं, तो आप भी वो हो जाते। लेकिन जितना हम आपको जानते हैं, आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। अभी भी आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नामित होने के बाद भी आप उनकी आलोचना करते हैं, तो ये बहुत बड़ी विरले हिम्मत की बात है, और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको जो है धन से ना कोई खरीद सकता, ना कोई डरा सकता, ना कोई दबा सकता, ना कोई डिगा सकता। आपकी रग रग में ये है कि किसी भी कीमत पे राष्ट्र निर्माण में हमारे राष्ट्रवासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था अंग्रेजों के जाने के बाद, वो स्थापित हो सके। तो उसके लिए सभी राजनीतिक दलों, नेताओं को और जिम्मेदार लोगों को अपनी तुच्छ मानसिकता से और राजनीतिक दलगत नीतियों से ऊपर उठकर आपके इस मामले को लेके, इस मुद्दे को लेके इसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आगे आना चाहिए। अगर देश जो है हमारा सर्वगुण संपन्न होता है और विकसित होता है, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी लाल किले से 15 अगस्त को प्राचीर पे झंडा फहरा के राष्ट्रवासियों और पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। अरे भैया, इतना लंबा पीरियड क्यों दे के जनता को बेवकूफ बना रहे हो प्रधानमंत्री जी? ये जो फार्मूला बनाया है मैथिली शरण गुप्ता साहब ने, इस फार्मूले को आप लागू कर दो तो 10 साल के अंदर ही जो है आप विश्व गुरु बन जाओगे, विकसित राष्ट्र बन जाओगे। आप मेरे ख्याल से 5 साल का समय पर्याप्त होगा। 5 साल का समय पर्याप्त होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हमारे ही 3 मॉडल से आपके पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो आज जो आप देशवासियों को टैक्स से परेशान कर रहे हैं और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के छापे डलवा रहे हैं और अर्थव्यवस्था को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी ये देश बच जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि हमारे देश के नेतृत्वकर्ता जो है साधु प्रवृत्ति के ना होके राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं? आपको कोई संदेह है? नहीं तो ये राक्षसों का वध कैसे होगा, नाश कैसे होगा? देखिए सिराज साहिल भाई, मैं आपसे बड़ी छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये भयावह अंधकारपूर्ण व्यवस्था है और अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, दीपक जलाया जाता है।
और वो दीपक हमने आपको दे दिया है कि अच्छे भारत का संकल्प लो, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ो, और आप जैसे भी हैं, आपका ना सोच बदल रहे, ना चिंतन बदल रहे, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं तो बने रहिए, यदि आपको दरी बिछाने में आनंद आता है तो बिछाइए, यदि आपको कुर्सियां लगाने में आनंद आता है तो लगाइए, पोस्टर लगाने में आनंद आता है तो लगाइए, नारेबाजी करने में आनंद आता है तो करिए, भीड़ बनने में आनंद आता है तो करिए। आपको जो करना है केवल अच्छे भारत का संकल्प लेते जाइए और अपने लोगों को जोड़ते जाइए। 6 मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करिए, और आपको कोई नामित नहीं कर रहा है, आप अपनी सामर्थ्य से जो है ना विकेंद्रीकृत नेतृत्व निकलेगा। सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, विधायक, इसी प्रकार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सांसद, केंद्रीय सरकार के मंत्री, सभी इस व्यवस्था में किसी के द्वारा नामित नहीं किए जाएंगे। मंत्रिमंडल में मंत्री जो है दे विल नॉट होल्ड द मिनिस्ट्रियल पोस्ट एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। ये हमें अमेंड करना पड़ेगा। वो अपने राष्ट्रीय, अपने अच्छे भारत के संकल्प की शक्ति के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट में स्थान बनाकर उनको जो है ना इस तरीके से होगा, ऐसा जो है व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा है कि हम सात्विक प्रवृत्ति के नहीं हैं, दुष्टों का जमावड़ा हो गया है, पार्लियामेंट आज एक अपराधकों का जमघट स्थल बन गया है। 543 में से 251 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। 170 जो 251 है वो 46% ऑफ द टोटल होता है, और 170 30% होता है। तो 30% सांसद तो जघन्य अपराध, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, इनके जो है ना अपराधी हैं, और इनमें से 27 को तो कोर्ट ने सजा दे दी है, इनको अपील की ऑक्सीजन पर बिठा दिया है। अब इन राजनेताओं से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 1935 के अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक्ट के हिसाब से हमारी पुलिसिंग व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमें एक तरह से रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए और हमारे देश के नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से लिखा जाए? अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप जो हमने कॉन्सेप्ट नोट सबमिट किया है और एक एक्ट का प्रावधान भी सबमिट किया है, उसी को यदि आप जो है ना इनेक्ट कर देंगे तो वर्तमान वर्तमान जो है संविधान के तहत ही आपको राम राज्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अधिकांश चीज़ें बदल जाएंगी। सही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री भी उत्तरदायी होगा, वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछी कि साहब आपका मॉडल मैंने कई बार सुना है, आपने बड़े विस्तार से समझाया है, आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कमांड है, आपकी मुझे किसी चीज़ में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि जब आप इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आपकी प्रक्रिया में तो बहुत समय लगने वाला है, तो निर्णय तो फिर 11th आवर्स के निर्णय कैसे होंगे, इमरजेंसी के निर्णय कैसे होंगे? तो हमने कहा कि बहुत आसान है, उसमें इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए और इमरजेंसी मॉड्यूल जो है वो चालू हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे सभी को जो है ना ऑब्जेक्टिव तरीके से 100% रिकॉर्डिंग होगी। जैसे ही आपकी इमरजेंसी ख़त्म होगी उसका रिव्यू चालू हो जाएगा। यदि आपने कुछ गलत निर्णय लिया है तो प्रधानमंत्री का जेल जाना तय है। अब बताइए प्रधानमंत्री गलत निर्णय लेगा क्या? नहीं लेगा। तो फिर बस वही है, यही तो सोचना पड़ेगा। अब देखिए सवाल ये है कि ये तो करेंगे नहीं, तो इसलिए जो विकेंद्रीकृत नेतृत्व की व्यवस्था दी गई है, हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो सकते हैं, तो फिर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ये जो लोग जो है वहाँ पार्लियामेंट हाउस यहाँ वहाँ ये सब कर रहे हैं ड्रामा नाटक, अच्छे भारत का संकल्प लें और अपने लोगों को जोड़ें। ये सब ड्रामा करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इतने में आपका काम बन रहा है और पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो चलिए मैं मैथिलीशरण गुप्त की कविता आपको सुनाता हूँ
नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसे ही नहीं मर जाना है, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, ईश्वर हैं आपके सहारे के लिए, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधा का पान करो, उठ के अमृत विधान करो, दौ रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। फिर मैथिली गुप्त जी आगे कहते हैं, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। आपका मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत बढ़िया है। और मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा, जैसा कि आपने कहा, ये जो 5 जो है लक्ष्य, 5 उद्देश्य और 21 लक्ष्य जो हैं, इनको इन राइटिंग में आप भेज दीजिए। इसको हम जो है आगे बढ़ाते हैं और आज से अपने न्यूज़पेपर में भी इसको प्रिंट करते हैं और इनकी वीडियो बना के डालते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको बहुत सारे दस्तावेज भेजने वाला हूँ कि अपराध मुक्त भारत कैसा होगा, आपका जो है ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला भारत कैसा होगा, आपका जो है। मैं प्रिंट निकाल दूंगा, मैं प्रिंट निकाल दूंगा फोटो वो प्रिंटर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो आपकी इजाजत से ये वार्तालाप अब यहीं विराम करते हैं। जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत, वंदे जय मातरम। गुरुदेव।